हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 5 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। तो ये हम माइक्रोसिटिक एनीमिया में एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनीमिया एसोसिएटेड विद क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एग्जांपल एंडोकार्डाइटिस और ऑटो इम्यून कंडीशंस और कैंसर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स। तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ क्या है हमारे पास? इसमें क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है, तो उस वजह से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है उस बंदे में। मतलब कोई भी ऐसा बंदा है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है, मतलब उसको एंडोकार्डाइटिस है, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है या कैंसर है, तो उसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, तो उस वजह से क्या होगा कि एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ होगा। और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में। क्रोनिक डिजीज रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स फ्रॉम द लिवर इंक्लूडिंग हेप्सिडिन। अपने इन्फ्लामेशन के टॉपिक में पढ़ा होगा कि जब हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि जो लिवर है उससे अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसके अलावा हेप्सिडिन भी प्रोड्यूस होता है। हेप्सिडिन क्या करता है? हेप्सिडिन सिक्वेस्टर्स आयरन इन स्टोरेज साइट्स बाय limiting iron transfer from macrophages to erythroid precursors and suppressing erythropoietin production. Aim is to prevent bacteria from accessing iron which is necessary for their survival. तो ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, इसमें हमारे पास फ्री आयरन है, और ये हमारे पास मैक्रोफेज है, इसमें आयरन हमारे पास फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर्ड है। तो हेप्सिडिन क्या करता है कि आयरन को स्टोर्ड फॉर्म में ही रखता है, उसको ब्लड में नहीं आने देता, उसको एब्जॉर्ब होने नहीं देता। और जब आयरन स्टोर फॉर्म में रहेगा और एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स के पास नहीं जाएगा तो हमारे पास हीम नहीं बनेगा, तो हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो इस तरह हेप्सिडिन की वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता क्योंकि आयरन जो है वो स्टोर फॉर्म में ही रहता है। और हेप्सिडिन क्या करवाता है कि एरिथ्रोपोइटिन को कम कर देता है। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है कि हमारे पास आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाता है। जब एरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा तो आरबीसीज नहीं बनेंगे। हेप्सिडिन ये सब क्यों कर रहा था? क्योंकि वो आयरन को बचा रहा था बैक्टीरिया से, ताकि बैक्टीरिया आयरन को यूज ना करें। आयरन बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, तो हेप्सिडिन आयरन को बचा रहा था। लेकिन क्या हो जाता है कि जब आयरन स्टोर फॉर्म में रहेगी हेप्सिडिन की वजह से, तो क्या होगा कि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, तो उस वजह से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। डिक्रीज अवेलेबल आयरन, जब आयरन कम हो जाएगी तो क्या होगा, हीम कम बनेगा। हीम कम बनेगा तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन कम बनेगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी इसमें हमें? फेरेटिन जो है वो इंक्रीज होगा। फेरेटिन क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हेप्सिडिन है वो आयरन को स्टोर फॉर्म में रख रहा है ज़्यादा, तो फेरेटिन इंक्रीज होगा। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि जब फेरेटिन बढ़ता है तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। मतलब कि आयरन स्टोर फॉर्म में ज़्यादा है, सीरम में आयरन अवेलेबल नहीं है जो कि ट्रांसफेरन के साथ बाइंड करे, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती क्या है? मतलब कि जो जितने भी हमारे पास ट्रांसफेरन के मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हैं ब्लड में, तो वो क्या है हमारे पास टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है। तो इसमें क्या होगा कि आयरन नहीं, आयरन स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि आयरन बाइंड नहीं करेगी ट्रांसफेरन से, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। सीरम आयरन कम हो जाएगा क्योंकि आयरन स्टोर फॉर्म में ज़्यादा प्रेजेंट है। और परसेंटेज सेचुरेशन भी कम होगी। वो क्यों कम होगी? क्योंकि आयरन स्टोर फॉर्म में ज़्यादा प्रेजेंट है, सीरम में आयरन प्रेजेंट नहीं है जो कि ट्रांसफेरन के साथ बाइंड करे। जब हमारे पास आयरन ट्रांसफेरन के साथ बाइंड करता है तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज सेचुरेशन। तो आयरन प्रेजेंट ही नहीं है तो वो किस तरह बाइंड करेगा, तो इसलिए परसेंटेज सेचुरेशन भी कम हो जाती है। इंक्रीज फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरन एफईपी बढ़ जाएगा क्योंकि आयरन कम है और प्रोटोपोरफायरन ज़्यादा हो रहा है। आयरन और प्रोटोपोरफायरन मिलकर हीम बनाते हैं, तो अब आयरन है नहीं और प्रोटोपोरफायरन ज़्यादा है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉज। ट्रीटमेंट में क्या है कि जो अंडरलाइंग कॉज है उसको ट्रीट करें, तो हमारे पास एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज ट्रीट हो जाएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।